हेलो एवरीवन, कैसे हैं और आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास यानी कंपाउंड। जिन बच्चों को समास में दिक्कत आती है, आज की क्लास के बाद किसी को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने आसान तरीके से हम आज ये टॉपिक कराने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए जल्दी से सब। और जो क्लास में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें, क्लास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बताइएगा कैसी तैयारी चल रही है आपकी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया अभी कि हमारा आज टॉपिक है समास। समास बहुत ही सरल भाषा में समझना है और ये ऐसा टॉपिक है कि ये सामान्य हिंदी में हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही है। 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इतनी इजी वे से लेकर चलना है अपना टॉपिक और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की क्लास लंबी भी हो सकती है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि समास है क्या। ठीक है, तो जैसे समास है, ये बहुत ही इजी वे में समझेंगे। समास का अर्थ होता क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी किसी भी शब्द को छोटा कर देना। ठीक है, तो समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप यानी छोटा करना। जैसे कोई वर्ड है, जैसे कोई वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे चक्रपाणी है। चक्रपाणी किन्हें कहते हैं। चक्र है हाथ में जिसके, यानी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो इतने सारे वर्ड का एक ही शब्द बन जाए, संक्षेप हो जाए, छोटा हो जाए, वो होता है समास। ठीक है, अब चलते हैं आगे, समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया समास 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं। 2 शब्द भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि 2 ही हों या 4 ही हों। तो ऐसा वर्ड बनेगा जिसका सार्थक शब्द हो, तो उसी को बोलेंगे समास। अब इसमें पद देखते हैं किस तरह से हो सकते हैं। समस्त पद यानी सामासिक पद। समास में कुछ नियम होते हैं, मतलब समस्त पद जो होते हैं, इसके समस्त पद ही सामासिक पद कहलाता है। और समास विग्रह इस तरह से होता है कि सभी पदों को अलग अलग किए जाने पर जो उसकी प्रक्रिया होती है वो उसकी समास विग्रह कहलाती है या विच्छेद कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है नीलकमल का विग्रह। जैसे कि मैंने आपको चक्रपाणी का एग्जाम्पल दिया था ना अभी। नीलकमल का विग्रह होगा नीला है कमल जो, या नीला है जो कमल। ठीक है, तो नीलकमल का विग्रह क्या होगा। ये एक तरह से ये समास हो गया और ये इसका विग्रह हो गया, बड़ा वर्ड बन गया ना। तो इस तरह से समझना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में बस ये समझना है कि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर या मिलाकर एक नया शब्द बनता है जिसका एक अर्थ होता है, वही होता है समास। ठीक है, अब ये होते कितने प्रकार के हैं, टाइप्स देखते हैं इनके। टाइप्स हैं इनके। फर्स्ट होता है अव्यय भाव। अव्यय भाव हो गया तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। कुल मिलाकर ये 6 होते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में नहीं पूछे जाते, लेकिन इसमें हमने लिख दिए हैं। एडवर्बल कंपाउंड है, डिटर्मिनेटिव है, कंपाउंड है ना, अपोजिशनल कंपाउंड है, तो इस तरह से ये सभी हैं। पूछे तो हिंदी में ही जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके टाइप हो जाएंगे। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास होता क्या है। बहुत ही बेसिक से लेकर चलना है अपना टॉपिक, और इस तरह से पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता ना पड़े, और हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हिंदी में फुल मार्क्स आए। ठीक है। तो अव्ययी भाव जो समास है वो क्या होता है? इसका, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या तो अव्यय होगा वो, या पूर्व पद उसका अव्यय होगा या प्रधान होगा, तो वही इसकी पहचान है कि अव्ययी भाव समास इसमें है। ठीक है। तो पहचान है, पहला पद किसी भी उपसर्ग से बना होगा। ठीक है। पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, इस तरह से वर्ड होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर समास, ये आपके लिखने लायक है, नोट कर लीजिए। बस इतना ही समझना है अव्ययी भाव समास में, और आपका ये क्लियर हो जाएगा। पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर समस्त पद आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्व पद है प्रति प्लस उत्तर पद है दिन, और इसका बन जाएगा वर्ड प्रतिदिन। ठीक है। और जैसे आ है, आ पूर्व पद हो गया हमारा, उत्तर पद हो गया जन्म, तो बन गया वर्ड आजन्म। ठीक है, आजन्म हो जाएगा। तो इस तरह से अव्ययी भाव समास हमारा हो गया। क्या बताया हमने? जो पूर्व पद है या तो अव्यय होगा, ठीक है, और किसी भी किससे बना है, उपसर्ग से बना होगा, यही उसकी पहचान होगी, वही हमारा अव्यय समास होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है। नंबर 2 चलते हैं। नंबर दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या था? पूर्व पद प्रधान था, और तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है। तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है। तो उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ पल्ले पड़ा? सामान्य भाषा में जैसे कह देते हैं। तो जिस समास के बाद अथवा उत्तर पद, उसका तो पूर्व पद हो रहा था अव्ययी भाव का, इसका उत्तर पद प्रधान हो रहा है। ठीक है। और दोनों के बीच एक चिन्ह लुप्त हो जाता है, वही हमारा कहलाता है तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल देखते हैं। राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो इसका वर्ड बना राजकुमार। समास क्या हुआ इसका? राजकुमार हो गया। धर्म का ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ, यानी ये जो का है, बीच का वर्ड लुप्त हो रहा है। ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं तत्पुरुष समास। रचना को करने वाला यानी रचनाकार, देखो वर्ड हो रहा है ना संक्षेप में, संक्षेप हो रहा है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास हमारा ये कहलाता है। अब तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं, यानी इसके प्रकार भी होते हैं। ठीक है। तो इसका पहला जो टाइप है वो देखते हैं हम। इसका जो टाइप होते हैं वो होते हैं भेद, जो होते हैं इसके
विभक्तियों के नाम के अनुसार 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 6 टाइप होते हैं। तो जिसका फर्स्ट टाइप है कर्म तत्पुरुष, ठीक है, इसे यह द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को लोप हो जाता है, यानी कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। अब देखते हैं विग्रह, देखते हैं विग्रह इधर दिए हैं, इसके समस्त पद इधर हैं। किसके हैं? ये जो है तत्पुरुष का ही एक टाइप है कर्म तत्पुरुष, इसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं देखते हैं, गगन को चूमने वाला, यानी गगन चुंबी हो जाएगा। यश को प्राप्त, यानी यश प्राप्त। चिड़ियों को मारने वाला, यानी चिड़ी मार हो जाएगा इसका समस्त पद। ग्राम को गया हुआ, यानी ग्रामगत हो गया, ठीक है। तो ये एक कर्म हो रहा है, तो कर्म के अनुसार ही इस तत्पुरुष को इसमें रखा गया है। रथ को चलाने वाला, यानी रथ चालक हो जाएगा, कर्म हो रहा है ना, देखो सभी में ही। जेब को कतरने वाला, कतर तो जेब रहा है लेकिन काम कर रहा है, ठीक है, तो ये भी इसमें ही आ जाएगा और कहेंगे इसे जेब कतरा। जेब को कतरने वाला यानी जेब कतरा हो जाएगा ना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 हो जाएगा इसका करण तत्पुरुष, यानी इसे तृतीय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और इसमें से क्या लोप होता है? इसमें से होता है विभक्ति से को अलग किया जाता है या गायब किया जाता है, ठीक है। मैजिक चल रहा है, देखो मैजिक चल रहा है, बीच में से वर्ड को गायब कर देते हैं। हम कहीं गायब नहीं होने वाले हैं, वैसे आपको पूरा टॉपिक कराएंगे, ठीक है, तो हमारी क्लास में बने रहिए अंत तक। तो इसके विग्रह देख लेते हैं, किसके? करण तत्पुरुष के। तो विग्रह है, विग्रह इधर हैं और समस्त पर ये हो जाएंगे इसके। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा क्या कोई लड़की का नाम नहीं है, करुणा यानी ममता स्नेह होता है एक तरह से, जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, ठीक है। तो करुणा से पूर्ण यानी करुणा पूर्ण हो जाएगा। भय से आकुल, अब भय से आकुल कौन होता है? जो भयग्रस्त हो जाएगा। जैसे किसी के सामने सांप आ गया, आप जा रहे हो रास्ते में, साइकिल से जा रहे हो समझ लो, और आगे जंगल में से कहीं से हाथी निकल आए तो आपको बहुत डर लगेगा ना, एकदम से भय से आकुल हो जाओगे, तो वो वाला भय से आकुल है ये, तो हो जाएगा भयाकुल। रेखा से अंकित, रेखा भी कोई लड़की का नाम नहीं है, ये भी एक लाइन है, ठीक है, लाइन को कहते हैं। तो रेखा से अंकित यानी रेखांकित हो गया इसका। शोक से ग्रस्त, इसका हो जाएगा शोकग्रस्त। मद से अंधा, मद से अंधा यानी मदांत हो जाएगा। मन से चाहा यानी मनचाहा हो गया। पद से दलित, इसका हो जाएगा पद दलित। और सूर द्वारा रचित, इसका हो गया सूर रचित। तो कुल मिलाकर से का लोप हो गया, सब में गायब हो गया से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पार्ट हो जाएगा थर्ड, जो टाइप होगा ये होगा संप्रदान तत्पुरुष। अब इसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें क्या खास है ये देखेंगे। संप्रदान जो कारक है, इसकी जो विभक्ति है वो है के लिए, और उसी को गायब करते हैं, मैजिक करते हैं, के लिए को लुप्त कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बताया अभी मैंने, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति है और उसी को हम लुप्त करते हैं, गायब करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। विग्रह है इसका प्रयोग के लिए शाला, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, प्रयोग के लिए शाला होती है, तो उसके लिए एक वर्ड बनेगा, समस्त पद बन जाएगा प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, ठीक है, स्नान के लिए घर के लिए हो जाएगा स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, इसका हो जाएगा यज्ञशाला।
गो के लिए शाला, तो यानी गौशाला हो जाएगा, ठीक है। देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति हो जाएगा। डाक के लिए गाड़ी, इसका हो जाएगा डाक गाड़ी। और इसी तरह परीक्षा के लिए भवन, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वो हो जाएगा परीक्षा भवन या एग्ज़ाम हॉल हो जाएगा। हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी। तो कुल मिलाकर ये हो गए संप्रदान के एग्जाम्पल। ठीक से देख लीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहे हैं। नहीं भी आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, हमारी क्लास दोबारा देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको दोबारा समझाएंगे। जो चैनल पर नए हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। हमारी लेटेस्ट क्लास उन्हें प्रोवाइड होती रहें और तैयारी और दमदार करनी है, एक सीट पक्की करनी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसका 4 टाइप है अपादान तत्पुरुष। अब ये अपादान क्या होता है? अपादान है, इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसे अपादान कारक की विभक्ति, क्या विभक्ति होती है अपादान की? होती है से, या अलग होने का भाव होता है, ठीक है। तो अलग होने का भाव ही यानी से लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। किसी भी चीज़ से अलग होना समझ लीजिए आप आसानी तरीके से, बस किसी भी चीज़ से जैसे अलग हो रहे हैं, ठीक है। धन से हीन, धन से हीन यानी धन से, धन उसके हाथों से गया, गायब भी हो गया, तो उसे बोलेंगे धनहीन, अलग हो गया ना धन से। ऋण से मुक्त, मुक्त हो गया भैया वो तो अपने ऋण से, है ना। 100 रुपये लिए थे आज अपने दोस्त से और आज कल को उसे दे दिए तो ऋण से मुक्त हो गया, तो यानी ऋण मुक्त। गुण से हीन यानी गुणहीन हो जाएगा इसका। पाप से मुक्त, पाप मुक्त हो जाएगा। देश से निकाला यानी देश निकाला हो जाएगा। और जल से हीन, इसका हो जाएगा हीन। तो कुल मिलाकर से गायब किया है, लुप्त किया है, मैजिक किया है से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, किसका? तत्पुरुष समास का, ठीक है। किसी और समास का मत समझ लीजिए टाइप, तत्पुरुष समास है ये। चलिए, इसका 5वां जो टाइप है वो है संबंध तत्पुरुष, और इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें संबंध दर्शाता है, यानी का या के, जिसकी कोई वस्तु होती है, उसका, उसकी, ये सब वर्ड यूज़ किए जाते हैं ना। जैसे देश की रक्षा, राजा का कुमार, तो उसका एक संबंध है कि वो एक राजा का ही है, किसी और का नहीं है ना। और जैसे शिव का आलय यानी शिवालय, तो ये सब इस तरीके से एक संबंध बताता है, तो वही होता है संबंध तत्पुरुष। और इससे जो हम मैजिक करके गायब करेंगे वो करते हैं का या के, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल ज़रूर पढ़िए। एग्जाम्पल है राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, देश की रक्षा, देश रक्षा, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, शिव का आलय, शिवालय, पर के अधीन यानी पराधीन, राजा का कुमार, राजकुमार, विद्या का सागर यानी विद्यासागर। तो कुल मिलाकर जो संबंध है, जो संबंध का वर्ड है, विभक्ति है का या के, उसको गायब किया है, लुप्त किया है, और उसी से बना है ये समस्त पद, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। क्या बोलेंगे? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष है और इसको सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति जो है वो है में। पिछले वाले में
क्या था, का या के थी, और इसमें क्या है, इसमें है में या पर, जो गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है, समस्त पद में। और विग्रह में तो दिखाई देगा आपको, लेकिन समस्त पद में नहीं दिखाई देगा, जब इसका एक वर्ड संक्षेप होके बन जाएगा, ठीक है। तो लोक में प्रिय, यानी पूरे लोक में जो प्रिय है तो उसका हो जाएगा लोकप्रिय। आप पर बीती, तो इसका हो जाएगा आप बीती। आनंद में मगन, तो इसका हो जाएगा आनंद मगन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुल मिलाकर में या पर को गायब किया गया है, विग्रह में थे ये और समस्त पद में लुप्त हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक तत्पुरुष समास का जो भेद है, इनके अलावा एक भेद और आ जाता है, ये बहुत ही कम आता है, 10% ही आता है परीक्षाओं में, लेकिन आप समझ लीजिए, आसानी भाषा में समझ लीजिए, कभी आ भी जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नंद समास। क्या बोलते हैं इसको नंद समास बोलते हैं। नंद समास होता क्या है, कुछ विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा होगा, आइए जानते हैं क्या होता है नंद समास, ठीक है। जिस समास के पहले या पूर्व पद में क्या आती है, निगेटिव शब्द या नकारात्मक शब्द आते हो, किस तरह से आएंगे, क्या तो न के या आ, मतलब जो वर्ड का उल्टा कर दे, विलोम कर दे, या निगेटिव वर्ड्स होते हैं, वही होते हैं हमारे नंद समास। जैसे लिख के बता देती हूँ आपको, जैसे आचार है, तो आचार का जब हम नंद समास बनाएंगे तो इसका हो जाएगा, ए लगा देंगे तो अनाचार हो जाएगा ना, बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल अपोजिट होकर इसका शब्द मतलब हाँ, अर्थ ही बदल जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। पहले आचार था, अब अनाचार हो गया, यानी ये है हमारा नंद समास, निगेटिव में बदल जाता है, बस इतना समझ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सब बहुत ही इजी है। जैसे धर्म, अब देखिए आपको इसी में ही लिखा है, ए लगा देते हैं, अनु, न, गैर, ना, इसी से ही ये निगेटिव बन जाते हैं, नकारात्मक शब्द बन जाते हैं। धर्म में अधर्म लगा दिया, अयोग्य हो गया, अनहोनी, अनाचार, इस तरह से ये सारे वर्ड देख लीजिए, ये सब नंद समास के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आया कर्मधारय समास। कौन कौन से हमारे क्लियर हो गए हैं, अव्ययी भाव समास था, उसके बाद हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, उसके सारे भेद पढ़े, उसके 6 भेद थे, और उसके बाद हमने उसी में पढ़ा नंद समास। अब आ गए हम टाइप 3 पर, ये है कर्मधारय समास, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, और आपका टॉपिक हो जाएगा क्लियर, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी, और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, ठीक है। अब देखते हैं कर्मधारय समास। तो इसे क्या समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो। कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही पद में मतलब इस तरह से संबंध हो कि उपमा उपमान अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, ठीक है। और उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा पद प्रधान हो, जैसे कि इसमें भी लिखा है, देखिए, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष से संबंध हो, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कर्मधारय समास। पहचान इसकी क्या है, पहचान बहुत ही इजी है इसकी, आप कंफ्यूज नहीं होना। इसके बीच में जो वर्ड आता है, ठीक है, या के समान आएगा, बहुत ही इजी भाषा है,
देखकर कभी लगता है कि हम पहचान नहीं पाते, लेकिन इसका बहुत ही आसान तरीका है, पहचान है कि इसके बीच में जो वर्ड आते हैं वो होगा जो या के समान। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल थोड़े, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे विग्रह दिया है इसका, कमल के समान चरण। कमल के समान चरण यानी समानता हो रही है। ठीक है, एक तरह से उपमा में उपमान दिख रहा है, तो इसी वजह से कमल के समान चरण यानी चरण की जो है वो कमल के समान है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चरण कमल। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन यानी कमल की तरह, कमल की ही तरह नयन है उसके। ठीक है, तो ये हो जाएगा कमल नयन। प्राणों के समान प्रिय, तो एक तरह से तुलना जिसमें दिखाई दे, सामान्य भाषा में समझिए कि तुलना जिसमें दिखाई देगी, तो वही हमारा कर्मधारय समास है। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख यानी चंद्रमुख। मृग के समान नयन यानी मृग नयन। नीला है जो कंठ यानी नीलकंठ। महान है जो पुरुष यानी महापुरुष। तो कुल मिलाकर इस तरह से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गए कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल। अब देखते हैं द्विगु समास। बाद में हम प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं, अतः क्लास में अंत तक बने रहिए और टॉपिक अपना क्लियर कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, अब आए हैं हम द्विगु समास पर। इसकी क्या पहचान है? पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। क्या हो? पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, वही हमारा द्विगु समास है। बहुत ही इजी है, सबसे सरल है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। ये तो आपके रोज़मर्रा के जीवन में मिल ही जाता है। आप ट्यूशन जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आपको कहीं भी मिल जाएगा आसानी से, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं, इधर भी सड़क है, इधर भी, चारों तरफ रोड है, तो चौराहा हो गया, तो वही हो जाता है द्विगु। लेकिन आपने कभी सोचने की ये ज़रूरत नहीं समझी होगी। ठीक है, लेकिन आज के बाद आप द्विगु समास भूलोगे नहीं, ये मैं पक्का करती हूँ। विग्रह है 7 सिंधुओं का समूह। 7 सिंधुओं का समूह यानी सप्त सिंधु। 2 पहरों का समूह यानी दोपहर। 3 लोकों का समाहार यानी त्रिलोक। तो इस तरह से ये सारे इसी के हो जाएंगे, इसी के एग्जाम्पल हैं। 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि। ठीक है, पंचमणियों का समूह, पंचमणि। 3 कोणों का समाहार यानी त्रिकोण, और 3 रंगों का समूह यानी हमारा अपना तिरंगा। ठीक है, अब चलते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व तो बहुत झगड़ा कराता है, बहुत द्वंद्व हो गया आज तो दोनों भाई बहनों में। ठीक है, सास बहुओं में बहुत द्वंद्व होता है, दिन में कई बार भी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं द्वंद्व। आप मत कीजिएगा द्वंद्व अपने घर में, आना चलिएगा। तो द्वंद्व समास होता क्या है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों, दोनों ही पद प्रधान होंगे, और विग्रह करने पर इनके बीच में जो शब्द होंगे वो होगा और, एवं। ठीक है, तो यही होता है द्वंद्व समास। अथवा इस तरह के वर्ड आ जाते हैं बीच में। ठीक है, चलिएगा। हाइपन भी आ जाता है, देखिएगा हाइपन भी आ जाता है, यानी योजक चिन्ह भी आ जाता है, तो उसी को कहते हैं द्वंद्व समास। विग्रह देख लेते हैं। नदी और नाले, नदी नाले। राजा और प्रजा, राजा प्रजा।
सुख और दुख का हो जाएगा सुख दुख, राधा और कृष्ण का हो जाएगा राधा कृष्ण, ठंडा और गर्म का हो जाएगा ठंडा गर्म, और ऊंच या नीच का हो जाएगा ऊंच नीच। तो कुल मिलाकर ये सब कौन से समास होंगे? हमारे द्वंद्व समास में आ जाएंगे। ठीक है, एक तरह से समझ ली दोनों पद प्रधान हैं और दोनों अपोजिट ही दिखाई देंगे और अथवा से जुड़े होंगे। ठीक है, तो वही हो जाएगा द्वंद्व समास। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट है बहुब्रीहि समास। अब ये बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास, इसका जो पद है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दो पद मिलते हैं तो तीसरे पद का निर्माण करते हैं, एक तीसरा विशेष जो पद बनता है वही होता है बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि समास में जैसे नीलकंठ है, नीला बोलते हैं ना, जैसे दो वर्ड से तीसरा बन जाता है, रहेंगे तो दो वर्ड लेकिन कुल मिलाकर वो तीसरा वर्ड बन जाएगा, तो वही हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जिस तरह से अब देखिएगा, जो विग्रह है ये उल्टा लिख दिया है। ठीक है, समस्त पद इधर आ जाएगा, ये समस्त पद है, गलत प्रिंट हो गया, इसे ठीक कर लीजिए, और इधर आ जाएगा विग्रह, ये विग्रह है देखो। ठीक है, अब देखते हैं, तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं? कुल मिलाकर जैसे दो हमारे वर्ड्स हैं, दोनों का कोई पद प्रधान नहीं होगा और दोनों को मिलकर जो तीसरा अलग विशेषता वाला शब्द बनेगा वही होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब जैसे लंबा है उदर जिसका, एग्जाम्पल देखिएगा, लंबा है उदर जिसका, उदर होता है यानी पेट, तो जिसका उदर लंबा है किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं ना, तो इसका तीसरा विशेष वर्ड निकला लंबोदर, तो यही हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, किसके? आनंद यानी सिर, 10 आनंद किसके हैं? 10 आनंद किसके हैं भाई? रावण के हैं ना, तो इसका हो गया दशानन। तो एक विशेष वर्ड निकल कर आ रहा है, इसमें और कुछ ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं होगा या रट्टा नहीं मानना है, बहुत ही इजी भाषा में समझना है। 10 है आनंद जिसके यानी रावण यानी दशानन। चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, तो वो है विष्णु यानी चक्रपाणी। महान वीर है जो, महान वीर कौन है? हनुमान जी है ना, तो वो हो गए महावीर। 4 है भुजाएं जिसकी यानी विष्णु यानी चतुर्भुज हो गए ना, 4 भुजा वाले चतुर्भुज। तो ये, और इसकी एक सामान्य विशेषता यह है, ये ज़्यादातर जो हैं ईश्वरीय नाम पर आते हैं। बहुब्रीहि समास जितने भी दिखाई देंगे आपको, ज़्यादातर 80% 90% जो ईश्वर के नाम है, भगवान जी के नाम है, वो सब बहुब्रीहि समास में आते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। मंत्रियों में प्रधान है जो, यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हो गए बहुब्रीहि समास के उदाहरण। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए आपका और टॉपिक क्लियर करने के लिए करते हैं हम प्रैक्टिस आज की। बोर तो नहीं हो रहे हैं, पानी पी लीजिए। ठीक है, आइए चलिए। तो क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? आंसर करिएगा। अब तो आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, अब तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर कीजिए। ठीक है, बताइएगा। तो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से जो मिलकर बनते हैं सार्थक शब्द, वो हमारे कहलाते हैं समास। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक भी है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ भी है। ठीक है,
चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ बताइएगा। शाब्दिक अर्थ बताइए समास का, आंसर कीजिए। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विस्तार, विग्रह या विच्छेद होता है? बताइएगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है, बड़े वर्ड को छोटा बनाता है ना, तो क्या हुआ? संक्षेप हो गया। तो आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट कर लीजिए। अब तो आसानी से आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब तो आपका क्लियर हो गया टॉपिक। बताइएगा। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? याद आ रहा है कुछ? अभी पढ़ा था। आंसर कीजिए, बताइएगा। पूर्व पद प्रधान है जिसका, और उपसर्ग से शुरू होता है, अव्यय से। कौन सा होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा प्रतिदिन। सी ऊपर आ गया है, सी करेक्ट कर लीजिए इसका, प्रतिदिन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कौन सा समास कहलाएगा? आंसर करिएगा, आंसर दीजिए। टाइम दे रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि टाइम नहीं देती मैम। बताइएगा। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद के में भी विशेषण विशेष्य का संबंध हो, तो वो होता है कर्मधारय समास। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? अभी डेफिनेशन बताई थी उसकी, अब तो आसानी से आप बता देंगे। आंसर कीजिए। कर्मधारय समास किस में है? आंसर करिए। कर्मधारय समास किस में है? चक्रपाणी में है, चतुर्युगम में है, नीलोत्पलम में है, या माता पिता में है? माता पिता में नहीं होगा, चक्रपाणी में भी नहीं होगा, चतुर्युगम में भी नहीं होगा, नीलोत्पलन इसका आंसर हो जाएगा। सी करेक्ट होगा। बताइएगा, आंसर करिए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो बताइएगा कौन सा समास होता है? सभी सबसे लास्ट में यही पढ़ाया है। आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा। डेफिनेशन भी आ जाती है इनकी, तो थोड़ा थोड़ा समझ के चलिए। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। एक तीसरा ही वर्ड विशेषता वाला निकलता है ना, तो बहुव्रीहि करेक्ट हो जाएगा इसमें। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, या फिर कर्मधारय है? जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला। अलग ही निकल रहा है ना, आंसर अलग ही निकल रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा बहुव्रीहि। जितेंद्रिय बहुव्रीहि का एग्जाम्पल है। देवासुर में बताइएगा, सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में और आपको आगे भी मिलने वाले हैं। बताइएगा, देवासुर में समास बताइएगा।
देवासुर, यानी देव प्लस असुर, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, अपोजिट है ना, अपोजिट है तो हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व होगा। देशांतर में बताइएगा, देशांतर में बताइएगा कौन सा समास है। देशांतर, देशांतर यानी देशों का अंतर, देशों का अंतर यानी तत्पुरुष आ जाएगा ना, तत्पुरुष हो गया ना, तत्पुरुष करेक्ट होगा। दीनानाथ में बताइएगा समास, दीनानाथ में बताइए। बताइएगा कौन सा होगा समास। बहुब्रीहि होगा नहीं, इसमें द्विगु भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा इसका। मुख दर्शन समास बताइएगा। मुख दर्शन आंसर करिए। तो मुख दर्शन में हो जाएगा तत्पुरुष समास, बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सा समास बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। सही उदाहरण पूछा है। निशिदिन है, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह होगा। क्या वर्ड है, पुरुष सिंह है ना। बताइएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछा है, आंसर कीजिए। निशिदिन नहीं होगा, त्रिभुवन नहीं होगा, पुरुष सिंह भी गए भैया, पुरुष सिंह भी नहीं होंगे, तो ये होगा पंचानन, यानी 5 हैं आनंद जिसके। अब आप पूछेंगे कि इसमें तो वो आ गया, गिनती वाला शब्द आ गया, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट बैठेगा वो पंचानन बैठेगा। आयोग कभी भी ऐसा सवाल नहीं देगा जिससे कंफ्यूजिंग हो या सही गलत हो। एक ही साथ 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो इसके ऑप्शन है उसी के हिसाब से इसमें बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ हमारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें मिसलेनियस से लगते हैं, विवादित से लगते हैं, लेकिन आयोग उन्हें उसी तरीके से, उसी ढंग से रखता है एग्ज़ाम में जिससे कि कोई भी विवाद ना हो, ठीक है। ऑप्शन से पता चलता है, फिर राइट आंसर का ऑप्शन से देते हैं आंसर। निशाचर में कौन सा समास है, बताइएगा। निशाचर में, निशाचर यानी रात्रि में चरने वाले, तो तीसरा वर्ड निकला, तो आंसर इसका बहुब्रीहि होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। चौराहा में बताइए। चौराहा में तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, टाइम नहीं लेंगे, चौराहा कभी भूलेंगे भी नहीं आप, ठीक है। तो इसमें डी करेक्ट होगा, दिगु। दशमुख, दशमुख में बताइएगा कौन सा समास है, आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा।
दशमुख में। अब इसे बोलेंगे आप कि इसमें भी द्विगु होगा, लेकिन इसमें द्विगु नहीं माना जाएगा। दशमुख ये दशानन से ही मिला जुला शब्द है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ सिंपल सी। जहाँ भी ये सभी आपको मिले जुले दिखाई दें इसके ऑप्शन, तो सबसे फर्स्ट जो रखेंगे आप वो रखेंगे, फर्स्ट पे रखेंगे बहुव्रीहि, सेकंड पे रखेंगे कर्मधारय। ठीक है, फर्स्ट पे आप किसे रखेंगे? बहुव्रीहि को रखेंगे। उसके बाद आप ऑप्शन में देखेंगे, उसके बाद आप कर्मधारय को रखेंगे, और उसके बाद आप रख सकते हैं तत्पुरुष को, और बाकी आप फिर किसी को भी ऑप्शन के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, आयोग आपको इस तरह से आंसर का सही आंसर मानेगा। तो आप इस ट्रिक पर चलिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ मिसलेनियस से हो जाते हैं, मिले जुले से भी हो जाते हैं, तो ये ऐसे आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? आंसर कीजिएगा। सुपुरुष में समास बताइएगा। अब कुछ तो ये सोचेंगे कि इसमें अव्यय लगा है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें तो अव्ययी भाव समास होगा, लेकिन नहीं, यहीं पर चक्कर खा जाते हैं और एक सवाल गलत हो जाता है। अब देखिएगा, सु कोई अव्यय ही नहीं है, पहली बात तो अव्ययी भाव इसमें होगा नहीं। ठीक है, तत्पुरुष का भी कोई भाव नहीं बैठेगा इसमें, द्वंद्व भी नहीं है, दो वर्ड विरोधी थोड़ी है इसमें, है ना। तो इसमें कुल मिलाकर कर्मधारय बैठेगा, कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। वो आप ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं, जैसे अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप ऑप्शन से चेक करके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आंसर कीजिएगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनेगा? कई बार मैंने बता चुकी हूँ, अब तो आपके दिमाग में इस तरह बैठ गया होगा कि आप निकालना भी चाहो तो नहीं निकाल पाओगे। बताइएगा। तो विशेषण और विशेष्य का जिक्र जिसमें मैंने किया था, जिससे समास बनता है, वो होता है कर्मधारय समास। सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, बताइएगा कौन सा शब्द है? द्विगु समास बताइएगा। आजीवन है, भूदान है, सप्ताह है, या पुरुष सिंह फिरा गए हैं, बताइएगा कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण पूछा है। आजीवन नहीं होगा, भूदान भी नहीं होगा, पुरुष सिंह भी गए, वो भी नहीं होंगे, तो ये होंगे सप्ताह। सप्ताह हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? यानी समान शब्दों के समान होने पर, समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होगा, बताइएगा। किस समास में दोनों शब्दों के समानाधि होने पर कर्मधारय समास होता है? द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, या कर्मधारय है? आंसर करिए। तो इसका जो होगा ये तत्पुरुष हो जाएगा। दोनों शब्दों में जब समानता होगी तो वो कर्मधारय समास होता है, और उसे जो होता है ये होता है तत्पुरुष समास। ठीक है,
सामासिक पद बताइए किसमें सही है। सामासिक पद आंसर कीजिए। करेक्ट कीजिए, आंसर दीजिएगा। पुरुष धन्वी है, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। तो सामासिक पद सही पूछा है। पुरुष धन्वी नहीं है, त्रिलोकी भी नहीं होगा, मंत्री परिषद भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दिवारात्रि। दिवारात्रि सही कर लीजिए, आंसर भी करेक्ट होगा। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास थी यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की जो क्लास थी वो लंबी चली और दमदार थी, आपको समझ में भी आया, मज़ा भी आया होगा। हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और अपनी तैयारी बनाए रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।